8 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस की फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना पाए। तो इसलिए बेहतर स्टडी के लिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर यानी साइंस की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन किसान कैसे करता है और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंध कैसे करता है। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे हम किसान हो या किसान न हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कृषि कार्य और पशुपालन करना पड़ता है। इसलिए कृषि से हमें बड़े स्तर पर फसल उत्पादन करना आवश्यक है। क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इतनी बड़ी जनसंख्या की जो जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों को बड़े स्तर पर फसल का उत्पादन करना आवश्यक है। आमतौर पर फसल दो भागों में बांटा जा सकता है। जितने भी प्रकार की फसल हैं जो किसान उत्पादन करते हैं, सभी फसलों को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। यानी सभी प्रकार के फसलों को हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। कुछ फसलों को कहा जाता है खरीफ फसल और कुछ फसलों को कहा जाता है रबी फसल। अब हम देखेंगे कि किस तरह के फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे और किस तरह के फसल को हम रबी फसल कहेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं खरीफ फसल। किस तरह के फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे? जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है उससे खरीफ फसल कहते हैं। सिंपल सा फंडा है कि वे सभी फसल जिससे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, यानी वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे। सामान्यतः ऐसी फसल जून से सितंबर तक की होती हैं। अगर हम खरीफ फसल के ड्यूरेशन की बात करें तो ये फसल जनरली जून से लेकर सितंबर तक की होती है। अगर हम उसका उदाहरण जानना चाहेंगे कि खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धान। भारत में धान जो है ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी धान जो है वह एक खरीफ फसल है। ठीक उसी प्रकार मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इस प्रकार खरीफ फसल वैसे फसल हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है और इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। और इसका उदाहरण हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। अब समझते हैं रबी फसल। क्या है रबी फसल? जो फसल शीत ऋतु में बोया जाता है उससे रबी फसल कहते हैं। सिंपल सा फंडा है कि वे सभी फसल जो ठंडे के दिनों में बोया जाता है, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है, वैसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं। सामान्यतः ऐसी फसल अक्टूबर से मार्च तक की होती है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। रबी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूं। गेहूं जो है ये शीत ऋतु में बोया जाता है, इसीलिए ये एक रबी फसल है। गेहूं के अलावा चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि ये सभी भी रबी फसल ही है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि खरीफ फसल और रबी फसल क्या है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है फसल उगाने की विभिन्न चरण, यानी एक किसान को कौन कौन सा चरण अपनाना पड़ता है फसल को उगाने के लिए। किसानों को फसल उगाने के लिए अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। देखिए, किसान जो अपने खेत में फसल उत्पादन करते हैं तो इसके लिए उन्हें अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं। मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करते हैं कि बीज बोने से पहले मिट्टी का तैयारी करते हैं, मिट्टी को उसके लायक बनाते हैं। इसके अलावा बुआई। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो फिर उस खेत पर किसान बीजों को बोते हैं। बुआई संपन्न होने के बाद फिर उस खेत में किसान खाद और उर्वरक देते हैं। इसके बाद सिंचाई करते हैं समय समय पर। सिंचाई के बाद फिर जब
वह फसल कुछ तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर एक काम इंपॉर्टेंट है कि खरपतवार से सुरक्षा, यानी किसान जो है फसल की देखभाल करते हैं और जहां भी उन्हें खरपतवार दिखाई दे वह खरपतवार से अपने फसलों को सुरक्षा देते हैं। और फिर जब यह फसल पककर तैयार हो जाती है तो फिर किसान का काम रहता है फसल की कटाई करना, और कटाई करने के बाद फसल का भंडारण किया जाता है। इस प्रकार किसान जो है कृषि कार्य करने के लिए इतने सारे कार्य करते हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इस प्रकार किसान जो है अपनी कड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं और देश की जनता को समर्पित कर देते हैं। इसीलिए किसान जो है, किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं और उन्हीं के द्वारा उगाया गया अन्न खाकर हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए किसान हमारे लिए अन्नदाता है। तब आइए इस टॉपिक को हम एक एक करके समझते हैं कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सभी क्या क्या है। कृषि में किसान का सबसे पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। किसी भी खेत पर फसल उगाने से पहले किसान उस खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी उस खेत पर फसल का उत्पादन संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम जो किसान करता है वह मिट्टी तैयार करना होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी को उलट पुलट कर उससे ढीला बनाया जाता है ताकि उस पर फसल का उत्पादन ठीक से हो सके। हल चलाकर मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। देखिए, सबसे सामान्य जो औजार है किसान का वह है हल। वह हल चलाकर मिट्टी को उलटते पलटते हैं और उससे पोला करते हैं। ऐसा करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इससे हम जुताई कहते हैं। ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। चूंकि मिट्टी जब तक ढीली नहीं होगी, मिट्टी अगर कठोर रहेगी तो पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक नहीं जाएगी, और जब पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक नहीं जाएगी तो फिर उसमें जो फसल होगा वह उसका पैदावार बहुत कम होगा। इसीलिए मिट्टी तैयार करना जो है ये एक आधार है किसानों के लिए। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि आसानी से हो सकती है। देखिए, अगर खेत की मिट्टी ढीली हो यानी पोली हो तो वैसी स्थिति में खेत की मिट्टी में केंचुए और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या आसानी से बढ़ सकती है, और ऐसे जीव यानी केंचुए और सूक्ष्मजीव जो हैं ये फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। देखिए, अगर किसी खेत में केंचुए की संख्या अधिक हो और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या भी अगर अधिक हो तो वैसे खेत में फसल का पैदावार बहुत अधिक होगी। इसीलिए ये सभी जीव यानी केंचुए और सूक्ष्मजीव जो हैं ये किसानों के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये फसल के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। मिट्टी तैयार करने का प्रमुख कृषि औजार जो है वह है हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। देखिए, हल जो है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुदाली जो है ये भी एक सामान्य तौर पर सब किसान यूज करते हैं, और कल्टीवेटर जो है ये बड़े बड़े किसान यूज करते हैं जिनका प्लॉट बड़ा होता है, और वैसे जगह जहां पर खेत छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती हैं वैसे जगह पर कल्टीवेटर सुविधाजनक नहीं होती हैं। इसलिए कल्टीवेटर को यूज करने के लिए थोड़ा उस खेत का एरिया अधिक होना चाहिए। इसलिए प्रमुख कृषि औजार जो है वह है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। फसल उत्पादन के लिए किसान जब अपनी खेत की मिट्टी को तैयार कर लेता है उसके बाद उसका काम आता है बीजों की बुआई, क्योंकि बीजों की बुआई जो है ये एक महत्वपूर्ण चरण है और इस पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर बीजों की बुआई में थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है बीजों की बुआई। बुआई के लिए अच्छी किस्म की साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। देखिए, बुआई में हमेशा अच्छे किस्म के बीज का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर अच्छे किस्म के बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो सारी मेहनत किसान की बेकार हो जाएगी। साथ ही साथ बुआई में साफ एवं स्वस्थ बीजों का ही चयन किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसान इसको फॉलो करता है, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की विधि।
देखिए, किसान बीज बोने से पहले जो बीज मार्केट से खरीद कर लाता है, उसमें सभी के सभी बीज अच्छे और स्वस्थ नहीं होते हैं। उसमें कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जिससे पौधे का जन्म होना संभव ही नहीं है। तो किसान सबसे पहले क्या करता है कि उस बीज से, जो बीज वो मार्केट से खरीद कर लाता है, उसमें वो अच्छे और स्वस्थ बीजों को अलग करता है और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करता है। तो ऐसा करने के लिए वो एक विशेष प्रकार की विधि, एक मेथड का यूज करता है, जो कि अब हम चर्चा करने वाले हैं। तब सवाल है कि ये विधि कैसा है, कैसे किसान को पता चलता है कि कौन सा बीज उनका स्वस्थ है और कौन सा बीज उनका अस्वस्थ है, यानी क्षतिग्रस्त है। पानी में छोड़ देने पर अच्छे और स्वस्थ बीज भारी होने के कारण तली में बैठ जाते हैं। देखिए, जो बीज किसान मार्केट से खरीद कर लाता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि सारे बीज को पानी में छोड़ देता है। तो जो अच्छा बीज होता है, जो स्वस्थ बीज होता है, वह भारी होने के कारण पानी के नीचे तली पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं, वे सभी बीज खोखले और हल्के होने के कारण वह तैरने लगते हैं, क्योंकि इस तरह के क्षतिग्रस्त बीज जो हैं, वह या तो सड़ा हुआ होता है या फिर ऐसे बीजों पर कीट लग जाते हैं। तो ऐसे बीज खोखले और हल्के होने के कारण वह पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार वह सभी बीज को हटाकर अलग कर दिया जाता है और किसान अच्छे और स्वस्थ बीजों को कलेक्ट करके उसको फिर खेत में बो देते हैं। इस प्रकार यह विधि जो है हर किसान अपनाता है। बुआई की परंपरागत औजार है कीप। कीप के सहारे बीज की बुआई की जाती है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो बीज बोने के लिए कीप का सहारा लेते हैं। वैसे तो बहुत ऐसे भी किसान हैं जो हाथों से भी बीज की बुआई करते हैं, लेकिन आजकल बीज की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। सीड ड्रिल जो है, ये एक औजार है जिसका इस्तेमाल ट्रैक्टर के साथ किया जाता है और सीड ड्रिल में सभी बीजों को उसमें डाल दिया जाता है और फिर ट्रैक्टर के साथ ये संचालित होती है और बीजों की बुआई होती है। बीज बोने के समय सावधानियां। किसान को बीज बोने के समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें पहला यह है कि बीजों के बीच उचित दूरी हो। जब भी किसान बीज बोता है तो बीजों के बीच उचित दूरी मेंटेन करके बोता है, क्योंकि अगर बीजों को बहुत पास पास बो दिया जाए तो यह भी फसल के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर बीजों को बहुत दूर दूर बो दिया जाए तो यह भी फसल के लिए ठीक नहीं है। यानी बीजों को हमेशा उचित दूरी मेंटेन करते ही बोना चाहिए, क्योंकि अगर बीजों को बहुत पास पास बो दिया जाए तो इसमें क्या होगा कि फसल का जो पौधा है वह पास पास उगेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि सभी फसल के पौधों को समुचित मात्रा में वायु, जल या खनिज, सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। उन सभी पौधों के बीच एक प्रकार का कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कंपटीशन न हो, इसीलिए बीजों को बहुत पास पास नहीं बोना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर बीजों को बहुत दूर दूर बो दिया जाए तो पूरे खेत में बहुत कम ही पौधे उगेंगे, जिसके कारण फसल का पैदावार कम होगा। इसीलिए बीज बोने के समय हमेशा बीजों को उचित दूरी मेंटेन करके ही बोना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए। जब भी बीज बोया जाए तो बीजों को बहुत ज्यादा गहराई पर भी नहीं बोना चाहिए और बहुत सतह पर भी नहीं बोना चाहिए, क्योंकि अगर बीजों को बहुत गहराई पर बो दिया जाए तो वह बीज उगेंगे ही नहीं, उसमें अंकुरण होगा ही नहीं, क्योंकि वह बीज जो है मिट्टी के अंदर ही सड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर बीजों को एकदम सतह पर बो दिया जाए तो उसमें बहुत से ऐसे पंछियां हैं या फिर कीट हैं जो उस बीजों को खा जाएंगे। तो इसीलिए बीजों को उचित गहराई पर ही बोना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, ये नाम हो सकता है हमने पहले भी सुना है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। देखिए, अगर किसी खेत में हम लगातार फसलों को उगाते चलें तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसमें कमी हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। तो किसान क्या करते हैं कि इस पोषक तत्व में जो कमी हो जाती है, इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए
उसमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। आइए देखते हैं कि खाद होता क्या है। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। खाद कैसे प्राप्त होता है? जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर, जंतुओं के मलमूत्र या फिर पत्तियों के टुकड़े, सब्जियों के छिलके, इन सभी चीजों से खाद बनता है। ऐसे अपशिष्टों को गड्ढे में डाले जाते हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के बाद खाद बनते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अवशिष्ट हैं यानी गोबर, सब्जियों के छिलके, पत्तियों के टुकड़े, ये सभी अवशिष्टों को क्या किया जाता है न गड्ढे में डाल दिया जाता है और फिर ये गड्ढे में डाल देने के बाद कुछ समय के बाद यानी कुछ महीनों के बाद ये धीरे धीरे अपघटन हो जाते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा ये अपघटन होकर एक प्रकार का काला रंग का पदार्थ बनाता है जिससे खाद कहते हैं। और ये खाद जो है ये खाद पौधों के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। तो ये खाद जो है ये खाद को अगर खेत में मिला दिया जाए तो पौधों की पैदावार अधिक होती है। केंचुए द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगर हम खाद बनाने के क्रम में केंचुए का इस्तेमाल करें यानी वैसे खाद जो कि केंचुआ द्वारा तैयार किया जाता है, वैसे खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और वर्मी कंपोस्ट जो है ये सामान्य खाद से बेहतर होता है। तो हमने समझ लिया कि खाद क्या होता है। अब हम देखेंगे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर क्या होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। चूंकि हमने देखा कि खाद का जो उत्पादन होता है वह किसान अपने खेत में खुद करते हैं, लेकिन उर्वरक जो है ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन किसान खुद नहीं करते हैं बल्कि इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरकों के कुछ उदाहरण जो हैं वह सामान्य उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके इत्यादि। इस प्रकार की जो पदार्थ हैं यानी जो उर्वरक हैं ये अगर खेतों में डाल दिए जाए तो खेतों में जो पोषक तत्वों की कमी है वह कमी पूरी हो जाती है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। देखिए उर्वरक का इस्तेमाल जो है वह किसान तो करते हैं, लेकिन अगर किसी खेत में अगर अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो धीरे धीरे उस खेत की मिट्टी की उर्वरता घटती जाएगी और वह मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। इसीलिए उर्वरक का इस्तेमाल हमें नियंत्रित मात्रा में ही करनी चाहिए। यह जल और मिट्टी को प्रदूषित करती है। देखिए उर्वरक का सबसे एक इंपॉर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यह जल और मिट्टी को प्रदूषित करती है। क्योंकि उर्वरक जो है वह रासायनिक पदार्थ है, फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन होता है, इसीलिए जब इससे खेत में डाल दिया जाता है तो वहां की मिट्टी और जल की प्रदूषण को यह बढ़ाती है। तो हमने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी पूछे तो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तब आइए हम देखते हैं कि क्या है अंतर। खाद और उर्वरक में पहला अंतर देखते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती हैं, जबकि उर्वरक जो है वह एक मानव निर्मित रसायन है। देखिए ये हम पहले ही जानते हैं कि खाद जो है वह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें गोबर या पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती हैं, लेकिन उर्वरक जो है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो यह है पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि खाद जो है ये किसान अपने खेतों में या अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन उर्वरक जो है ये फैक्ट्रियों में बनता है, इसका उत्पादन जो है वह रासायनिक विधि द्वारा होता है। तो यह है दूसरा अंतर। अब देखते हैं अगला अंतर। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलती है।
अब सवाल ये है कि ह्यूमस होता क्या है। देखिए ह्यूमस जो है ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो अगर हम खेत में खाद का प्रयोग करें तो उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन अगर खेत में हम उर्वरक का प्रयोग करें तो ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ेगी, यानी खाद में ह्यूमस बढ़ती है जबकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं बढ़ती है। इसीलिए इस दृष्टिकोण से खाद बेहतर होता है उर्वरक की अपेक्षा। अगला अंतर है कि खाद में तुलनात्मक रूप से कम पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। चूंकि उर्वरक जो है ये फैक्ट्रियों में रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में ये सभी की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसके अलावा खाद और उर्वरक का और एक डिफरेंस है, वो ये है कि खाद किसानों के लिए सस्ते होते हैं, लेकिन उर्वरक किसानों के लिए महंगे होते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो खाद बेहतर होता है उर्वरक की अपेक्षा। इसीलिए खाद के क्या क्या लाभ हैं आइए देख लेते हैं। पहला लाभ यह है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए अगर किसी खेत में हम खाद का प्रयोग करें तो वहां की मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जल धारण क्षमता कहने का मतलब यह हुआ कि उस मिट्टी में जल को धारण करके रखने की क्षमता अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर खेत में सिंचाई कर दी जाए तो वह पानी बहुत दिनों तक उस मिट्टी में बनी रहती है। यानी खाद के प्रयोग से जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। अगला लाभ है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंग्र होती है। देखिए अगर किसी मिट्टी में खाद का प्रयोग किया जाए तो वह मिट्टी भुरभुरी होगी और सरंग्र होगी, यानी उस मिट्टी में वायु आसानी से प्रवेश कर सकती है और केंचुए आदि की वृद्धि हो सकती है। अगर हम खाद का प्रयोग करें तो मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या और केंचुए आदि की वृद्धि होती है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना में सुधार होती है। खाद का प्रयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और फसल की पैदावार अधिक होती है। तो ये सभी हैं खाद के लाभ। कृषि का एक महत्वपूर्ण चरण है वह है सिंचाई। जब वर्षा सही समय पर या सही मात्रा में नहीं होती है तो हमें पौधों पर सिंचाई करनी पड़ती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब हम अपने फसल वाली खेत पर निश्चित समय अंतराल पर जल देते रहते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत जो भारत में हैं वह है कुआं, तालाब, नदियां, बांध, नहर इत्यादि। सिंचाई के पारंपरिक तरीका है मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट यानी उत्तोलक तंत्र इत्यादि। चूंकि अलग अलग जगह के किसान अपनी सुविधानुसार सिंचाई के विभिन्न तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान मोट यानी घिरनी का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ किसान चेन पंप के द्वारा सिंचाई करते हैं। ढेकली, रहट, उत्तोलक का भी उपयोग किसान करते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के अलावा सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां हैं जो आजकल किसान खूब यूज कर रहे हैं। उसमें पहला है छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। तो ये दो विधियां जो हैं स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन और ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये आजकल काफी यूज हो रही है। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं कि छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है और ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम क्या है। छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। अब आइए देखते हैं कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कैसा है सिंचाई का सिस्टम। इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी हिस्से पर नोजल लगे रहते हैं। देखिए ये सिस्टम जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि खेत में पाइप बिछी हुई रहती हैं और जगह जगह वर्टिकल पाइप रहती हैं यानी ऊर्ध्व पाइप लगी रहती हैं जिसकी ऊपरी सिरे पर नोजल होती है और इस नोजल के सहारे पानी जो है पानी का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, यानी पूरे खेत की सिंचाई
ठीक उसी ढंग से होती है जैसे वर्षा हो रही है, यानी नोजल से पाइप जो है वह फव्वारे से निकलती है और वर्षा की तरह सिंचाई करती है। अब अगला जो सिस्टम है वह है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इस विधि में जल पाइपों के जरिए बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। यह जो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, इसमें क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में पाइप बिछी हुई रहती हैं और छोटी छोटी पाइप जो है वह पौधों की जड़ तक पहुंची हुई रहती हैं, यानी एकदम सीधे पौधों की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी गिरती हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पानी की बर्बादी नहीं होती है, क्योंकि पानी जो है बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों पर जाकर गिरती है। यानी इस तरह की जो सिस्टम है वह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। वैसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है तो वैसे जगह पर ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन काफी प्रसिद्ध है। कृषि कर्म का अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वह है खरपतवार से सुरक्षा। किसान अपनी फसलों को खरपतवार से बचाती है। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार यानी वीड्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खरपतवार होता क्या है। तो देखिए, फसल पौधे के साथ वे सभी पौधे जो उग आते हैं, जैसे घास फूस या फिर अन्य कोई पौधे जो अवांछनीय हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, वैसे पौधे को खरपतवार यानी वीड्स कहते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई यानी वीडिंग कहते हैं। देखिए, फसल की पैदावार अच्छी हो इसीलिए क्या करता है किसान कि समय समय पर खरपतवार को हटाता है। तो ये खरपतवार हटाने की जो क्रिया होती है इससे निराई यानी वीडिंग कहते हैं। निराई का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। वैसे अगर छोटे खेत हो तो किसान अपने हाथ से भी ये काम करते हैं। खरपतवार को हटाने की जो काम है वह किसान अपने हाथ से भी करते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल बड़े हो तो निराई का जो कार्य है ये खुरपी या हैरो की सहायता से भी किया जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रसायन का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड्स कहते हैं। देखिए, वैसे तो हम जाने कि खरपतवार जो है वह या तो हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है या फिर खुरपी या हैरो की मदद से, लेकिन कुछ ऐसे भी रासायनिक दवा हैं जिसका प्रयोग अगर हम खेत पर करें तो वह खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो वैसे रसायनों को, ऐसे दवा को हम खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड कहते हैं। सबसे पॉपुलर उदाहरण जो है वीडिसाइड का वह है 2,4-D। ये जो वीडिसाइड है जिसका नाम है 2,4-D, ये काफी पॉपुलर है, जिसका यूज किसान अक्सर खेत पर करता है खरपतवार को हटाने के लिए। खेतों में इनका छिड़काव करने पर खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल पौधे को कोई हानि नहीं होती है। देखिए, इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम अपने खेत पर 2,4-D का छिड़काव करें तो उसमें खरपतवार पौधे जो हैं वह तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा फसल पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई हानि नहीं होगी। लेकिन खरपतवार नाशी के साथ एक दिक्कत यह है कि अगर हम अपने खेत पर खरपतवार नाशी का यानी वीडिसाइड का प्रयोग करें तो उसमें जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी हो जाती है। इसीलिए हमारी पर्यावरण को बचाने के लिए 2,4-D का जितना हो सके कम यूज करना चाहिए। फसल जब पककर तैयार हो जाता है तो फिर फसल की कटाई की जाती है, यानी उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हमारे देश में छोटे किसान दरांती की सहायता से हाथों द्वारा फसल की कटाई करते हैं। वैसे किसान जिसकी खेत की क्षेत्रफल कम है, वैसे किसान फसल की कटाई के लिए दरांती का यूज करते हैं और ये दरांती को हाथ में पकड़कर फसल की कटाई की जाती है। लेकिन अगर किसान के खेत की क्षेत्रफल अगर बड़ी हो तो वैसे स्थिति में किसान हार्वेस्टर का यूज करते हैं। हार्वेस्टर एक मशीन है जो बहुत ही कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र की फसल की कटाई करता है। काटी गई फसल से बीजों को अलग करने के लिए थ्रेशर का उपयोग किया जाता है।
काटी गई फसल से बीजों को अगर अलग किया जाना है तो ऐसी स्थिति में थ्रेशर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। फसलों की कटाई के बाद अगला जो महत्वपूर्ण चरण आता है वह है भंडारण यानी स्टोरेज। भंडारण के समय अनाजों को नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से बचाने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अनाज के भंडारण के दौरान काफी अधिक मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है नमी, कीट, चूहा एवं सूक्ष्मजीव। अगर अनाजों में बहुत अधिक नमी हो तो फिर कुछ दिन के बाद अनाज सड़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार कीटों से भी हमें अनाज को सुरक्षित करना पड़ता है। चूहे भी अनाज को बर्बाद कर देती हैं और सूक्ष्मजीवों से भी इस पर पीड़क लग जाती हैं। इसीलिए इन सभी से हमें अनाज को बचाने की आवश्यकता है। भंडारण के पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, इससे उसकी नमी कम हो जाती है। देखिए, जब कभी भी हम अनाज को भंडार करने के लिए भंडार गृह में रखते हैं तो उससे पहले हमें अनाजों को धूप में सुखा लेना चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है कि अनाजों में जो अतिरिक्त नमी होती है वह खत्म हो जाती है और नमी कम होने से उसका भंडारण अच्छा रहता है। अगर नमी अधिक हो तो फिर भंडारण के दौरान अनाज सड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। नमी में कमी आने से कीट, जीवाणु एवं कवकों से अनाज की सुरक्षा हो जाती है। अगर अनाज में नमी की मात्रा कम हो तो कीट का प्रकोप भी कम होगा, जीवाणु का प्रकोप भी कम होगा और कवक भी जो है अनाज पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसान अनाजों का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्र में करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वह अनाज का भंडारण जूट के बोरे में या फिर धातु के बने बड़े बड़े पात्र में करते हैं। परंतु बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। लेकिन अगर बहुत अधिक पैमाने पर हमें अनाजों को भंडार करना हो तो वैसे स्थिति में हमें साइलो या फिर भंडार गृह का यूज करना चाहिए। भंडारण में अनाजों के साथ नीम की सूखी पत्तियां रखने से पीड़कों और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। यह प्रथा जो है ये शुरू से चली आ रही है कि भंडार गृह में अगर अनाजों के साथ नीम की सूखी पत्तियां रख दी जाए तो पीड़कों का और सूक्ष्मजीवों का प्रकोप कम होता है और अनाज की रक्षा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कृषि कर्म से हमें अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा जंतुओं से यानी पशुपालन से भी हमें भोजन प्राप्त होती है। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ प्राप्त होती हैं। ठीक इसी प्रकार जंतुओं से भी हमें दूध, अंडा, मांस इत्यादि प्राप्त होती है। इसी प्रकार कृषि और पशुपालन हमारे जीवन का आधार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और पूरे चैप्टर को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो को आपको पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में नए नए वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।